अच्छा, तो अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं आपके 12th का फोर्थ चैप्टर का नाम है CWSN, मतलब विकलांग बच्चों के लिए क्या हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। और विकलांग लोगों के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, विश्व के स्तर पर, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत क्या कर रहा है विकलांग बच्चों के लिए। फिर हम पढ़ेंगे कि विश्व के स्तर पर क्या नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उन विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है। और उनके लिए क्या कोई संगठन है या नहीं है, अगर है तो उसके क्या कार्य हैं, उसके क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ पढ़ना है सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कि विकलांग बच्चों के लिए क्या जरूरी हो सकता है ना, कि शारीरिक गतिविधियां क्यों जरूरी हैं विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है। या फिर शारीरिक गतिविधियां जो विकलांग बच्चों के को करवाई जा रही हैं, उनसे उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस चैप्टर में चार ही क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम विकलांग बच्चों की बात करेंगे। विकलांग बच्चा होता कौन है, सबसे पहली परिभाषा तो विकलांगता की, कि विकलांग कौन है, ठीक है ना। विकलांगता की परिभाषा, ठीक है ना। तो विकलांगता एक वह मानवीय परिस्थिति है जिस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति साधारण व्यक्तियों के मुकाबले काम करने में अक्षम होता है। साधारण व्यक्ति जो हम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम भाग भी लेंगे, ठीक है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम एकदम ठीक खड़े हैं, हमारे कोई पैर ऊपर नीचे नहीं है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारी हाइट बिल्कुल सही है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बिल्कुल ये सब कुछ है ना। जो इन कामों को करने में अक्षम है, जो खड़ा नहीं हो सकता, जो दौड़ नहीं सकता, जो भाग नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जिसको सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो अक्षम कहलाएगा। ये परिभाषा रहेगी। साधारण लोगों के मुकाबले जो अक्षम व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य करने में अक्षम होते हैं, इसलिए उनको विकलांग कहते हैं। ये विकलांगता की एक परिभाषा रहेगी, ठीक है, ये विकलांग रहेंगे। अब भारत के स्तर पर क्या किया जा रहा है विकलांग बच्चों के लिए। भारत के स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए हमारे देश में एक संस्था है जो कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी संस्था हमारे भारत में, उसको बोलते हैं SOB, ठीक है ना। SOB ये वर्तमान का नाम है, इसको बोलते हैं स्पेशल, स्पेलिंग गलत हो सकती है देख लेना, ओलंपिक भारत, इंग्लिश कम आती है मेरे को थोड़ी सी, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। इसकी स्थापना करी गई थी 1987 में, ठीक है। उस समय इसका नाम था SOI, स्पेशल ओलंपिक इंडिया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया 2001 में, और इसका 2001 में नाम चेंज क्या कर दिया गया, इंडिया से भारत कर दिया गया, ठीक है। तो SOB हमारे देश में, जो कि हमारे विश्व ने इसको सबसे बड़ी संस्था का खिताब दिया है, हमारे भारत की संस्था है, विश्व ने सबसे बड़ी संस्था खिताब दिया हमारी इस SOB को, ठीक है ना। जो SOB है यहाँ पर उसको, है ना, SOB में अभी तक इसमें 12 लाख, ठीक है ना, 12 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी पंजीकृत है। पंजीकृत का मतलब पता ही है, रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, पंजीकृत है SOB के अंदर, ठीक है, 12 लाख से ज़्यादा। और ये कौन है, ये विकलांग बच्चे जिनकी शारीरिक अक्षमता है, जो कोई जिनकी हाइट कम है, ठीक है, जो देखने में अक्षम है, ठीक है, जो बोलने में अक्षम है, शारीरिक अक्षमता, कोई भी शरीर से संबंधित कोई भी अक्षमता है वो SOB में रजिस्टर्ड है। 12 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब आता है SOB के कार्य क्या क्या है, मतलब कार्य तो चलो बाद में पढ़ ले, पहले उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, SOB का सबसे मेन उद्देश्य है कि जो विकलांग बच्चे, उनको विकलांग बच्चों को शारीरिक शिक्षा प्राप्त कराकर खेलों के प्रति जागरूक करना उनको, ठीक है, और समाज में उनकी एक अच्छी छवि गढ़नी है। ये SOB का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है। क्योंकि जो अक्षम व्यक्ति होता है ना, तुम देखो समाज में उसके बहुत कम इज्जत होती है। साधारण व्यक्तियों की तो चलो ठीक है, साधारण व्यक्ति को हम साधारण व्यक्ति की तरह देखेंगे, पर हमारी पूरी क्लास में अगर मैं तुम्हारे बीच में कोई अक्षम व्यक्ति को बैठा दूं लाकर, तो तुम उसकी बहुत कम इज्जत करोगे, क्योंकि तुम्हारे टाइप का नहीं है वो, तुम्हारे लेवल का नहीं है वो, तुम उसकी खिल्ली उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे उसका, है ना। अगर वो मान लो अक्षम है, चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर आ रहा है, तो तुम उसको बिल्कुल वैसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे तुम अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हो, ठीक है ना। तो समाज उसके गलत नज़रिए से देखता है, और क्या उसको सहानुभूति दिखाते हैं हम लोग, सहानुभूति, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि यार इनसे ये काम हो नहीं पाएगा, ये करते हैं हम लोग अक्षम व्यक्तियों का। तो SOB का कार्य है इन अक्षम व्यक्तियों को पहचान करके इनको अपनी SOB संस्था में रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। दूसरा काम, इनको खेलों के प्रति जागरूक करना है, खेलों के द्वारा समाज में इनकी एक अच्छी छवि क्रिएट करनी है, अच्छी छवि बनानी है, जिससे समाज इनकी इज्जत कर सके।
कल को अगर वही व्यक्ति, व्हीलचेयर वाला व्यक्ति, कल को कोई ओलंपिक में चला जाए, रेस में चला जाए, व्हीलचेयर रेस में चला जाए और जीत जाए, तो कल को तुम्हारे समाज में उसको सराखों पर रखा जाएगा, उसकी इज्जत करी जाएगी। और जब उसकी इज्जत करी जाएगी, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, ताकत आएगी, है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारे काम करने का लक्ष्य है एसओबी संस्था का, यही उद्देश्य है उसका, यही लक्ष्य है जो करने की कोशिश करते हैं एसओबी। ठीक है, तो हमारे देश में एसओबी है। ठीक है, अब एसओबी के कार्य क्या है? सबसे पहला देखो, एसओबी के कार्य पूछेंगे कि एसओबी के कार्य बताओ क्या है। ये एसओबी का लक्ष्य तो बता दिया, अब एसओबी के कार्य पूछेंगे कि कार्य बताओ क्या है। तो एसओबी का सबसे बड़ा मेन जो कार्य है, वो इसका पहला जो कार्य है वो है अक्षम व्यक्तियों की पहचान करके उनको एसओबी में रजिस्टर्ड करना। पहला कार्य है अक्षम व्यक्तियों की पहचान करनी है, उनको अपने एसओबी में, संस्था में रजिस्टर्ड करना, पहला काम। दूसरा काम है उन अक्षम व्यक्तियों को ट्रेनिंग देना, खेलों की ट्रेनिंग देनी है उनको, खेलों की ट्रेनिंग देनी है उनको। ठीक है, दूसरा काम है। तीसरा काम उन अक्षम व्यक्तियों के लिए, है ना, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर, 3 स्तर पर, जिला, है ना, और राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, 3 लेवल्स पर उनको कंपटीशन कराना है। उनका डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और इंटरनेशनल, 3 लेवल्स पर उनका क्या कराना है? खेल करवाना है, कंपटीशन कराना है। ये भी करने का काम किसका है? एसओबी का है, ये भी इसका कार्य है। ठीक है, और अगला काम उनको ये है कि कोई भी अगर अक्षम व्यक्ति है और उसके घर में तंगी है, आर्थिक तंगी है, और वो खेलों के प्रति आ नहीं सकता, ठीक है ना, आर्थिक तंगी चल रही है उसके घर में, और ये बात एसओबी को पता लगे, तो एसओबी उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सहायता भी देती है, आर्थिक सहायता देती है एसओबी। और क्यों देती है? क्योंकि भाई वो कहती है कि देखो, आपका जो पैशन है, आपका खेलने का पैशन है, ठीक है ना, लेकिन आर्थिक सहायता की वजह से आप अपने घर के खर्चे चला रहे हो, तो एक काम करते हैं, हम आपको हर महीने पैसे देंगे जो आप अपने घर भेज सकते हो। ठीक है, पर आप क्या करो, आप हमारी संस्था में आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हमारी संस्था की तरफ से आप खेलो जाकर। बस ये काम देते हैं एसओबी, ये भी काम है एसओबी का। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सारे काम है। अगला काम है एसओबी का, अगला काम है कि जो स्कूल है अक्षम व्यक्तियों के लिए स्कूल की स्थापना करनी है। पूरे अक्षम व्यक्तियों के लिए अलग से स्कूल की स्थापना करनी है, क्योंकि अगर अक्षम व्यक्तियों को हम साधारण स्कूल में लेकर आएंगे, जो हम साधारण लोग हैं, अगर हमारे बीच में बिठाया जाएगा तो हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे या उनको सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 काम करेंगे, तो इज्जत नहीं करेंगे, सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेंगे। इज्जत नहीं करेंगे तो अपना उनका कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और उनको सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको अपनी बार बार अपनी कमजोरी नजर आएगी, फिर उनका कॉन्फिडेंस गिरेगा, है ना। तो इन्हीं चीजों से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, एसओबी क्या करती है, उनके लिए एक अलग से स्कूल खोलती है। जैसे हमारे देश में अंधों के लिए अलग से स्कूल है, गूंगों के लिए अलग से स्कूल है, ऐसे ही अक्षम व्यक्तियों के लिए अलग से स्कूल खोलते हैं। ये भी इसका काम है एसओबी का। ठीक है, और फिर अगला काम है जो एसओबी का, वो ये काम है कि कम से कम, कुछ लोग होते हैं जो बच्चे बेचारे ऊपर तक पढ़ नहीं पाते, ऊपर की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ड्रॉप आउट जो रेशियो है उसको कम करना है। ड्रॉप आउट का मतलब आधे में जो स्कूल छोड़ देते हैं, उसकी जो दर है उसको कम करना, ये काम भी इनका एसओबी का काम है, ये काम भी है। फिर अगला काम क्या है, इनके लिए एसओबी के द्वारा अक्षम व्यक्तियों के लिए अलग से एक एडवांस कोच की नियुक्ति करी जाती है, ये भी है। फिर एडवांस कोच को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको अक्षम व्यक्तियों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी उनका काम है। ठीक है, और फिर अक्षम व्यक्तियों के लिए अगला कार्य है जो अक्षम व्यक्तियों के लिए जो टीचर अपॉइंट किया जाएगा, उस टीचर को बाकायदा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाएगी। ये सारे काम एसओबी के, छोटे छोटे से काम है, कोई बड़ी बात नहीं। तुमसे पूछेंगे एसओबी कार्य के, सारे एसओबी के काम ही है। 8-9 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, सिंपल से एसओबी का काम क्या हो सकता है, अक्षम व्यक्तियों के लिए सोच लेना क्या काम हो सकते हैं, वो जो कर सकते हैं वो सारे ही काम है अक्षम व्यक्तियों के लिए। छोटे से काम लिख लिया या नहीं लिखा तुमने, या लिख दूं मैं? लिख लिया? 8-9 कार्य जो बताए हैं, छोटे से काम है, कोई बड़े काम नहीं है। ठीक है, 4 लेवल्स हैं, ये लिख लो। ठीक है, स्टेट भी है। अब जो एसओबी के द्वारा जो कंपटीशन करवाए जाते हैं, उन कंपटीशन में जो अक्षम व्यक्ति है वो सबसे पहले एक शपथ लेते हैं। वो शपथ बड़ी प्यारी है, उस शपथ को ही सुनकर मोटिवेशन सा भरता है हम जैसे लोगों के अंदर। वो शपथ कुछ ऐसी है कि मुझे जीतने दो, और अगर मैं जीत ना पाऊं तो मुझे मेरे काम में साहसी बनाए रखना। ये शपथ है एसओबी के खिलाड़ियों की, जब वो खेलने से पहले जाते हैं। मुझे जीतने दो, ये है कि मुझे जीतने दो, मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत ना पाऊं तो मुझे मेरे काम
में साहसी बनाए रखना। ठीक है, ये है एसओबी की शपथ। ठीक है, जो वो खेलने से पहले लेते हैं। सुनो इसका मतलब, ये कह रहे हैं मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत ना सकूं, वो कह रहे हैं मुझे जीतने दो, और अगर मैं जीत ना पाया तो तुम मुझे डिमोरलाइज मत करना कि तू जीत नहीं पाया, बल्कि तुम मुझे मेरे काम में साहसी बनाए रखना, मतलब मुझे मोटिवेट करते रहना, है ना, कि कोई नहीं, इस बार नहीं जीत पाए तो अगला कंपटीशन में कर लेना, अगली खेल है तुम्हारे लिए, उसमें कर सकते हो तुम लोग, है ना। मोटिवेट करना है, मतलब साहसी बनाए रखना, ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं जीत ना पाऊं तो मुझे मेरे कार्य में साहसी बनाए रखना, ये शपथ है इनकी, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट शपथ है। अब आता है इसका झंडा, एसओबी का झंडा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एसओबी का झंडा, ये झंडा है, इसमें 5 लोग दिखाए गए हैं, ये ऐसा झंडा है, और पांचों के पांचों ने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, ये झंडा है एसओबी का। इस झंडे में अक्षम व्यक्ति दिखाए गए हैं और उनके 3 हाथ दिखाए गए हैं, सबसे जरूरी बात है 3 हाथ, व्यक्ति को तो 2 हाथ होते हैं, इसमें 3 हाथ दिखाए गए। जो ऊपर का हाथ, जो उठा हुआ हाथ है, वो खुशी जाहिर कर रहा है, खुशी, और जो बीच वाला हाथ है वो जाहिर कर रहा है समानता, कि हम समान हैं, एक दूसरे के साथ हम समान हैं। तुम ये मत सोचना कि हम असमान हैं, हम बिल्कुल समान हैं तुम्हारी तरह। ये साधारण व्यक्तियों को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह समान हैं, हम वो सब भी कर सकते हैं जो तुम भी कर सकते हो। और फिर वो समानता इन लोगों को भी बता रहे हैं, दूसरा जो व्यक्ति है जो हाथ खड़ा, पकड़ के खड़ा हाथ, अक्षम व्यक्ति, उसको बोल रहे हैं कि हम समान हैं, तुम भी अक्षम हो हम भी अक्षम है। ये दूसरे हाथ का मतलब है। तीसरे हाथ का मतलब उनका कौशल, कि हमारे अंदर भी टैलेंट है। ये तीनों हाथों का मतलब है। तीनों हाथों का मतलब तो तुमसे पूछने वाले नहीं है, वो तुम्हें झंडे की फोटो दे देंगे और बोलेंगे बताओ किस खेल का झंडा है, तो बताओगे एसओबी का झंडा है, स्पेशल ओलंपिक भारत का ये झंडा है, स्पेशल ओलंपिक भारत का ये झंडा है। ठीक है, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाए गए और पांचों के 3-3 हाथ है, जिन्हें तीनों हाथ अपने एक दूसरे के पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये है एसओबी का झंडा। ठीक है, एसओबी का झंडा, ये हुआ आपका एसओबी का खत्म। अब पढ़ेंगे पैरालंपिक। पैरालंपिक क्या है? पैरालंपिक, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पैरालंपिक है ही क्या। तो पैरा ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक वो संस्था है जो कि विशेष जरूरतों वाले बच्चे या विशेष अक्षमता वाले बच्चों के लिए खेल खिलवाती है, बस। एसओ भी भारत के स्तर की एक संस्था है, भारत के स्तर की संस्था, क्योंकि भारत की खुद की है, वो सिर्फ भारत के व्यक्तियों को चुनती है। लेकिन जो आपकी पैरालंपिक कमेटी है, ये पैरालंपिक कमेटी भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो अक्षम व्यक्ति है उनको चुनने का काम करती है, ये समझे, और उनको खेल खिलवाती है ये। और कहाँ खिलवाती है? भारत की एसओबी खिलवाती है भारत के अंदर 4 लेवल्स पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो पैरालंपिक कमेटी है ओलंपिक्स में खिलवाती है, पैरालंपिक कमेटी। अच्छा, पैरालंपिक जो ये संस्था है, इसका जनक किसको कहा जाता है? तो पैरालंपिक बनाने का जनक बोलते हैं पियरे डी कुबर्टिन को, यही है, लुडविन गुटमैन है। पियरे डी कुबर्टन ओलंपिक का जनक है, लुडविन गुटमैन है इसका, ठीक है ना। तो लुडविन गुटमैन ने इसकी शुरुआत की थी, और कब करी थी? 1948 में। 1948 में क्यों करी गई थी? इस भाई साहब ने दिमाग लगाया कि 1948, तुम्हें पता ना सेकंड विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 45 में खत्म हुआ था। तो उसने देखा लुडविन गुटमैन ने कि 45 में जो वॉर खत्म हुआ, उस वॉर में काफी सारी सिपाहियों ने अपने हाथ पैर, है ना, ये सब खो दिए। और वो जिन लोगों ने अपने हाथ पैर खो दिए हैं इस युद्ध के अंदर, वो लोग अब ऐसा जीवन बिता रहे हैं जिसमें कि वो लोग दुनिया से कट गए हैं, क्योंकि दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो साधारण लोग नहीं रहे। अब वो लंगड़े हो चुके हैं, जो भी इनको कुछ भी हो गया, उनको पैर कट गया, हाथ कट गया, तो साधारण लोग उनके साथ अब बैठते नहीं है, उनको एक अलग नजर से देखते हैं। तो लुडविन गुटमैन ने सोचा कि इनका आत्मविश्वास जो गिर गया है ना, इन विकलांग लोगों का जो आत्मविश्वास गिर गया, इनका आत्मविश्वास उठाने की सबसे अच्छी थेरेपी हो सकती है खेल। तो एक काम करते हैं, इनके लिए भी खेल की शुरुआत करते हैं, और इन विकलांग लोग जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो विकलांग हो गए, उन सब के लिए पैरालंपिक की शुरुआत कराएगी लुडविन गुटमैन के द्वारा। और आज इसमें विश्व के सारे विकलांग लोग भाग लेते हैं, आज विश्व के। अच्छा, इस पैरालंपिक कमेटी की देखरेख कौन करता है? इस पैरालंपिक कमेटी की देखरेख करता है आईओसी। पता ना आईओसी कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वो देखती है पैरालंपिक के सारे कार्य, इसके अंडर काम करते हैं। पैरालंपिक जो खेल है ये भी 4 साल में एक बार होते हैं, ओलंपिक के तुरंत बाद, थोड़े से बाद, 1 हफ्ते बाद, बस। ये भी तुरंत बाद ही होते हैं, ओलंपिक के
2-3 हफ्ते बाद पैरालंपिक की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पैरालंपिक का झंडा कैसा है, देखो पैरालंपिक का झंडा कैसा है। पैरालंपिक का झंडा देखो 3 ऐसे करके ये है, ठीक है ना, ये है पैरालंपिक का झंडा, ठीक है। लाल, नीला और हरा 3 कलर है, यही है ना, चेक करो, लाल, नीला और हरा, ये है ना पैरालंपिक का। लाल, नीला और हरा ये कलर है इस झंडे के। इन तीनों क्या है ये पता नहीं, स्ट्रिप्स के, ठीक है ना। और ये तीनों स्ट्रिप्स लाल, नीला और हरा ही क्यों है, क्योंकि ये तीनों कलर ही दुनिया के विश्व के हर झंडे में आते हैं। तीनों में से एक कलर हमें कोई ना कोई पक्का आता है, इसीलिए इस झंडे का कलर रखा गया लाल, नीला और हरा, ठीक है। अच्छा, अब खेलों की शुरुआत कैसे होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें 5 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछते पूछते कि बताओ पैरालंपिक जो खेल हैं उनका शुरुआती समारोह क्या है, या किसी का भी खेल का शुरुआती समारोह पूछ ले, एसओबी का पूछ ले, पैरालंपिक का पूछ ले, ओलंपिक का पूछ ले, किसी भी खेल का अगर शुरुआती समारोह पूछते हैं तो जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं वही लिख के आ जाना, सब में सेम ही है शुरुआती समारोह। देखो क्या है, यहां तक तो क्लियर है ना। मैंने बोला किसी भी खेल का आ जाए तुम्हें समारोह, किसी भी खेल का शुरुआती समारोह या आयोजक समारोह, किसी भी खेल का आ जाए तो तुम्हें एक काम 100% करना ही करना है। वो काम क्या करना है, ये जो लिखवा रहा हूं क्वेश्चन यही लिख के आना, क्योंकि सबका आयोजक समारोह सिर्फ एक ही है, याद रखना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लो, ऐसे सुन लो। सबसे पहले क्या होता है, जिस भी देश में ओलंपिक या पैरालंपिक या कोई अन्य ओलंपिक करवाए जा रहे होते हैं, क्योंकि जो ओलंपिक है हमारा और जो पैरालंपिक है ये अलग अलग देशों में करवाए जाते हैं, एक देश में नहीं होता ये, कभी इस देश कभी उस देश, तो अलग अलग देशों में करवाए जाते हैं पैरालंपिक। तो जिस भी देशों में पैरालंपिक पहले करवाया जाता है तो सबसे पहले आयोजक समारोह में क्या होता है, उस देश का झंडा फहराया जाता है, फिर उस देश का राष्ट्रगान चलता है। उस देश के राष्ट्रगान बजने के बाद एक एक करके जो बाहर से देश के खिलाड़ी खेलने आया उन सबको स्टेडियम में बुलाया जाता है। फिर जब सारे स्टेडियम में अंदर आ जाएंगे, फिर जो मेजबान देश है, मेजबान देश में जिस देश में आए हैं वो, उस देश की संस्कृति, गायन, नृत्य, खाना पीना, ये सब कुछ उन खिलाड़ियों को दिखाया जाएगा, बाहर के जो आए हैं उन सबको दिखाया जाएगा। फिर अंत में स्टेडियम में उस मेजबान देश के खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा। अंत में सबसे पहले बाहर खिलाड़ी आते हैं, फिर अंत में जो मेजबान देश के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जिसके देश में ये सब कुछ हो रहा है ऑर्गेनाइज, उस देश के खिलाड़ी अंत में आएंगे। फिर अंत में आकर अंत में एक टॉर्च बुलाई जाएगी, टॉर्च कहते हैं उसको, मशाल बोलते हैं वैसे, है ना। ये देखना तुम्हें फोटो आएगी, ये तुमसे पूछेंगे बताओ ये क्या है ना। ये मशाल थोड़ी सी वो बन गई है, नहीं सॉफ्टी नहीं बन गई है, कुपोषण का शिकार हो गई है, ठीक है, तो देख लेना फिर भी, है ना, सॉफ्टी बन गई, कह रहे सॉफ्टी बन गई है, ठीक है। ये जो भी बन गई है तो ये एक मशाल होती है, इसको टॉर्च भी बोलते हैं, याद रखना। तुमसे पूछें कि ये क्या है तो याद रखना टॉर्च से, मतलब टॉर्च मारने वाली वही नहीं, इसका नाम टॉर्च है। इसी को अंत में ये लाई जाएगी, और जब ये लाई जाएगी तो उसमें आग लगाई जाएगी, आग लगते ही शुरुआत, खेलों की शुरुआत हो जाती है। ये है आयोजक समारोह, ऐसे आयोजन होता है खेलों का, शुरुआत हो जाती है। फिर समाप्ति समारोह, समाप्ति समारोह क्या होता है, जब सारे खेल समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब तुमसे पूछेंगे समाप्ति और आयोजक समारोह बताओ, ये तो सारा आयोजक समारोह हो गया कि आयोजन में क्या होता है, शुरुआती समारोह क्या है, ये है। अब आएगा समाप्ति समारोह, कि समाप्त कैसे होते हैं खेल, आपसे पूछ सकते हैं समाप्ति समारोह और आयोजक समारोह दोनों बताओ। तो समाप्ति समारोह में आप बताओगे, किसी भी खेल का आ जाए सबका सेम है, तो आप बताओगे समाप्ति समारोह में कि सबसे पहले क्या होता है, जब खेलों के खत्म हो जाते हैं तो सारे के सारे खिलाड़ी जो बाहर से खेलने हैं उन सबको कहा जाता है कि अपने अपने देश के झंडों के साथ स्टेडियम में आ जाओ। अपने अपने देश के झंडे के साथ सारे खिलाड़ी स्टेडियम में आते हैं, और अंत में फिर दोबारा से मशाल लाई जाती है जो जलाई गई थी, उस मशाल को फिर बुझा दिया जाता है, और जैसी मशाल बुझी खेलों की समाप्ति, समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है यहाँ पर, है ना। अब आता है हमारा डेफ ओलंपिक, ये खत्म हुआ, पैरालंपिक खत्म हुआ, अब आएगा डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक सबसे पुराना ओलंपिक है। ये पहले इसकी शुरुआत 1924 में हुई थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत 1924 में, है ना, रोम में नहीं हुई थी चाचे। एक बात रहेगी बताना भूल गया, पैरा ओलंपिक जो खेल है उनके 3 नाम है उस पैरालंपिक का, है ना, तुम 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो पैरालंपिक जो खेल है उसका पहला नाम है आपका स्टोक मैंडेविल गेम्स, ये पहला नाम है पैरालंपिक का, याद रखना 3 नाम है, स्टोक मैंडेविल गेम्स, ये नाम है, पहला नाम है ये किसका, आपका पैरालंपिक का पहला नाम। दूसरा नाम है रोम ओलंपिक,
रोम ओलंपिक क्यों है? क्योंकि 1960 में पहली बार रोम में खेला गया था, इसलिए इसको बोलते हैं पैरालंपिक को। दूसरा नाम है रोम ओलंपिक भी इसको कहते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके, दो नाम, और तीसरा तो है ही पैरालंपिक। तुमसे पूछ सकते हैं एक नंबर में बताओ पैरालंपिक का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देंगे, चारों में अगर दोनों में से एक लिखा हो, या तो रोम ओलंपिक लिखा हो 1960 में पहली बार खेला गया था ये लिखा हो, या फिर लिखा हो स्टोक मैंडेविल गेम्स ये लिखा हो, टिक मार देना। दोनों में से किसी एक पर, दोनों नहीं आएंगे ये ध्यान रखना। स्टोक मैंडेविल गेम्स बोला तो रोम रोम ओलंपिक। डेफ ओलंपिक किन का ओलंपिक है? डेफ ओलंपिक गूंगे और बहरों का ओलंपिक है, गूंगे और बहरों का, जो कि कान से सुन नहीं सकते और मुंह से बोल नहीं सकते, उनका ओलंपिक है ये डेफ ओलंपिक। ठीक है, 1924 में शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अन्य गेम्स है ना। इसका लक्ष्य भी उन अक्षम व्यक्तियों के लिए है ना एक अच्छा एक अवसर प्रदान करना है, जिसके द्वारा वो अपना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कर सके और समाज में अपनी एक अच्छी इज्जत बना सके, अपनी छवि बना सके। इसीलिए सारे पैरालंपिक और ओलंपिक खेल करवाए जाते हैं, है ना। पैरालंपिक, ओलंपिक और डेफ ओलंपिक इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो व्यक्ति हैं वो अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास कर सके, अपने अंदर आत्मविश्वास भर सके, समाज में अपनी एक अच्छी छवि बना सके। ये हर गेम का लक्ष्य होता है, हर गेम का, किसी भी गेम का लक्ष्य आ जाए तो ये लिख के आ जाना, हर गेम का। शारीरिक कैसे? वो अपने शरीर का विकास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो शरीर नहीं उभरेगा उनका, है ना। शरीर का विकास करेंगे वो लोग, उनका शरीर शेप में आएगा। ठीक है, मांसपेशियां, मसल्स बढ़ेंगे उनके, ये है। ठीक है, बौद्धिक विकास कैसे करेंगे? अब इतनी सारी शारीरिक क्रियाएं करेंगे, व्यायाम करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, उनका दिमाग चलने लगेगा, ढंग से चलने लगेगा, है ना। बौद्धिक विकास करेंगे। सामाजिक विकास करेंगे। सामाजिक विकास कैसे? जब वो खेल जीत जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब खेल जीतेंगे तो समाज में उनकी इज्जत बन जाएगी। समाज में इज्जत बनी, सामाजिक विकास हो जाएगा, समाज उनकी इज्जत करने लगा। ठीक है, उसके बाद आत्मविश्वास कैसे आएगा? जब समाज इज्जत करने लगा तो अपने आप तो कॉन्फिडेंस आ ही जाना बंदे के अंदर, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, ये सब विकास करने के लिए ही हम पैरालंपिक, ओलंपिक और डेफ ओलंपिक, जितने भी ओलंपिक है सारे करवाए जाते हैं। एसओबी भी इसलिए करवाया जाता है, ये लक्ष्य है हर खेल का। ये डेफ ओलंपिक 1924 में पेरिस में पहली बार खेला गया था, और जब पहली बार खेला गया था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 देशों ने भाग लिया था, जिन देशों के कुल 148 समथिंग 148 ही खिलाड़ी आए थे खेलने के लिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यही लिखा हो शायद 148, है ना। पेरिस में हुआ था, फ्रांस में होता, पेरिस में, वहां पर होता। इसमें 9 देशों ने भाग लिया था और वो भी सारे यूरोप के देश थे। ठीक है, और ये जो डेफ ओलंपिक का खत्म हुआ, बस इतना ही डेफ ओलंपिक, और कुछ नहीं इसमें। डेफ ओलंपिक का इतना ही है, बस इतना ही है, बस 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 खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही है डेफ ओलंपिक का, इतना ही है। अब आएगा विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए जो शारीरिक शिक्षा है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। अब जो हम सब कुछ करवा रहे हैं, इनके क्या लाभ होंगे? इनके 3 लाभ होंगे, 3 नहीं तो 2 लाभ तो 100% है। एक तो होगा आपका भौतिक लाभ, भौतिक मतलब आपके शारीरिक लाभ होगा, एक भौतिक लाभ होगा, एक शारीरिक लाभ होगा, 2 लाभ होंगे। भौतिक लाभ कैसे होगा? अब वो जितना जब व्यायाम करेंगे, है ना, तो उनका शरीर की हड्डियां शेप में आएंगी, पहला विकास, है ना। पहला आता है भौतिक लाभ, भौतिक लाभ। ठीक है, फिर है शारीरिक लाभ, भौतिक लाभ में, है ना, खिलाड़ी सर्वांगीण विकास करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, खिलाड़ियों की मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक है, तीसरा लाभ, मांसपेशियां फैलती है, हाइट में वृद्धि होती है। ठीक है, हाइट में वृद्धि होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं और नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है। ठीक है, खिलाड़ी सर्वांगीण विकास करता है, खिलाड़ियों की मांसपेशियां मजबूत रहती है, हाइट भी में वृद्धि होती है, मांसपेशियां फैलती हैं। ठीक है, और हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, और अगला जो इसका हो सकता है
शरीर का ढांचा सही रहता है, शेप में आता है। पहला, शेप में आता है शरीर का ढांचा, ठीक है, देखने में सुंदर लगता है, ठीक है, देखने में सुंदर लगता है, क्योंकि जब आप इतनी सारी गतिविधियां करोगे तो आपका जो शरीर का ढांचा वो शेप में आएगा, जो उसकी शेप होनी चाहिए थी, एक्चुअल शेप उसमें आएगा। फिर लोग जो आपको देखेंगे तो आप देखने में सुंदर लगोगे, आकर्षक लगोगे, है ना, आपकी त्वचा आकर्षक लगेगी उनको, ठीक है। ये सारे लाभ हैं, कौन से भौतिक लाभ है, सारे के सारे, है ना। हाँ, ये पूछते हैं तुमसे कि बताओ विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या लाभ हो सकते हैं। 2 लाभ है, पहला भौतिक लाभ बता दिया, ये सारे भौतिक लाभ है। अब शारीरिक लाभ आएंगे, अब शरीर से संबंधित सारे लाभ आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है वो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हम जितना ऑक्सीजन पहले लेते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तुम व्यायाम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे सांस लेने की जो एक अवधि है वो बढ़ेगी, ठीक है। हड्डियां मजबूत होंगी, इसमें ये भी है, उसमें भी है, नहीं यहाँ भी है, हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है। पाचन तंत्र अच्छा होगा, सुधरेगा, ठीक है। रक्त साफ होगा, ठीक है। खून का संचार बढ़ेगा, ठीक है ना, रक्त का क्या होगा, संचार बढ़ेगा, ठीक है। आपके दिल का आकार बड़ा होगा, है ना, दिल का आकार बड़ा होगा। तो जब दिल का आकार बड़ा होगा तो दिल आपका ज्यादा रक्त साफ भी करेगा, है ना, तो रक्त साफ करने की दिल की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, ये भी है। आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, दिमाग स्वस्थ होगा, ठीक है, दिमाग स्वस्थ होगा। ये सारे के सारे काम, ये सारे के सारे लाभ होंगे आपके, ये शारीरिक लाभ होंगे, ये भौतिक लाभ होंगे। 5 नंबर में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर ये आ सकता है वैसे, है ना। पूछते हैं कि बताओ, ये 100% आ सकता है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि बताओ शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या लाभ हो सकते हैं। ये सारे लाभ हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर बस तुम एक बार नजरों में उतारना है इनको, कोई इसे रटने वाला काम नहीं है, देखो एक बार नजरों में उतारना, सिंपल से तो काम है। तुम खुद सोचो क्या भौतिक लाभ होंगे, खिलाड़ियों संबंधी जितने भी लाभ हो सकते हैं सारे लिख देना भौतिक में, और शरीर से संबंधित जितने लाभ तुम्हें पता सारे यहाँ लिख देना, सारे, एक भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं है कि बुक में जाकर चेक करेगा कि बच्चे ने सही लिखा है, नहीं, वो नहीं चेक कर रहा, उसको बस लिखा हुआ चाहिए तुमसे, तुम लिख के दे दो, बात खत्म, वो चेक कर देगा। तुम ऐसा फ्लो चार्ट बना के आओगे, देखते ही चेक मारेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो देखेगा यार कि बच्चे ने कितना प्यारा बनाया, देखना फ्लो चार्ट, है ना, बॉक्स बना के गया, कितना प्यारा समझाया, नहीं बिल्कुल सीधा मेन पॉइंट लिख के गया, ये भी अच्छा है। जहाँ 5 नंबर का होगा तुम्हें 5 पूरे 5 में से 6 मिलेंगे, और बताओ एक एक्स्ट्रा देके जाएगा, यार फ्लो चार्ट बनाने के मेरी तरफ से रखो, है ना, ये बनेगा, बेस्ट है, आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रफ करो इसको। एग्जामिनर सिर्फ वही क्वेश्चन डालेगा जो उसको पता है कि बच्चे छोड़ के जाएंगे। बच्चों को ये बात पता, सर एग्जामिनर को बात पता है कि वो एसओबी तुम सब रट लोगे, ठीक है ना, उसको पता है पैरालंपिक ओलंपिक तुम सब रट के आओगे, डेफ ओलंपिक सब रट के आओगे, उनके सारे काम सब रट के आओगे, पर उसको ये बात पता है कि तुम ये चीज छोड़ के आओगे, तो वही डालेगा वो, समझे। इसलिए जो चीज छोड़ने वाले तुम लोग वो भी करके जानेंगे, क्योंकि वही चीज वो डालने वाला है। एग्जामिनर की तरह सोचो कि वो क्या डाल सकता है, तुम सोचो कि तुम खुद हो एग्जामिनर होते तो तुम क्या डालते, आसान चीज थोड़ी डालोगे, तुम तो डालोगे जो बच्चों को कंफ्यूजन में डाल रही है। तो कंफ्यूजन में तो डेफ ओलंपिक तो डाल ही नहीं रहा, नेसो भी डाल रहा है, ये तो बहुत ईजी है जो बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन जो समझ नहीं आ रहे वो ये है जो डालेगा सर। चलो अब हम शारीरिक विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि में क्या चीजें उनको सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछते हैं, ठीक है ना, कि शारीरिक विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां मुहैया करवाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये क्या क्या रणनीतियां हो सकती है। तुम खुद सोचो तुम क्या दे सकते हो शारीरिक क्षमता वाले बच्चों के लिए, क्या देख सकते हो शारीरिक क्षमता वाले बच्चों के लिए, तुम जब खेलते समय क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हो, खुद सोचो। हाँ, तेरे को तो खाना ही याद आता है, जूस,
आगे ना औकात पे जोश बोल रहा है। सेफ टिकट के क्या करेगा वो? तो गरीब नहीं है वो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? अरे देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो हम ये कराएंगे कि उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला कि हम उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। चिकित्सा सुविधा कैसे? खेल खेलने से पहले जो अध्यापक होगा उस अध्यापक को डॉक्टरों के द्वारा जांच करवानी चाहिए। किसकी? खिलाड़ी की, ताकि जांचा जा सके कि उसकी अक्षमता क्या है एक्चुअल में, वास्तविकता उसकी वास्तविक अक्षमता क्या है, और उसका पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी उठाना चाहिए, ठीक है ना। और वो क्या खेल खेल सकता है वो खेलवाना चाहिए। चिकित्सा सुविधा है ना, पहला। दूसरी बात, वातावरण का मतलब है कि अध्यापक के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा अक्षम व्यक्तियों को विशेष वातावरण देना चाहिए जिसमें कि अपने आप को पूरा का पूरा सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित महसूस करेंगे तभी तो खेल पाएंगे ना। दूसरा काम। तीसरा, नियमों में हेर फेर कर सकते हो भाई। विशेष अक्षम व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि जो तुम्हारे नियम बनाए उसी के हिसाब से चलेंगे। और विशेष बच्चों के लिए नियम भी तुम्हें विशेष बनाने पड़ेंगे। तो अध्यापकों के द्वारा खेल खेलते समय विशेष अक्षमता वाले बच्चों के लिए नियमों में हेरफेर होना चाहिए उनके अनुसार, समझे। मान लो उनको कुछ ज़्यादा समय देना चाहिए, ठीक है, या उनको थोड़ा रेस्ट का ज़्यादा समय देना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस का ज़्यादा समय देना चाहिए, ये सब उनको देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा समय मिलना चाहिए उनको, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर उनके जो उपकरण है, चौथा पॉइंट, उपकरण विशेष होने चाहिए। उनके उपकरण उनके अनुसार होने चाहिए। उपकरण उनके अनुसार मतलब अक्षम बच्चों के अनुसार। अब बताओगे कि अध्यापक के द्वारा जो खेल खेलने वाले जो उपकरण होने चाहिए वो सिर्फ विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अनुसार ही होने चाहिए। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसके लिए, जिसको थोड़ा कम कम दिखता है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, जो बॉल है उनकी, जिस बॉल के साथ वो खेल रहा है, तो उस बॉल को ज़्यादा कलरफुल बनाना है, सातों कलर है ना, लाल नीला हरा पीला ऐसे कलर से उसको रंगना है। और उसके हाथ पर एक रस्सी बांध देनी है और बॉल की रस्सी बांध देनी है, ताकि उसको बॉल जब वो मारे तो बॉल लाने के लिए उसको भागना ना पड़े, बल्कि बॉल को जब जैसे खींचे बॉल उसके पास आ जाए, है ना। ऐसे उपकरण हमें बनाने हैं जिससे कि विशेष अक्षमता वाले बच्चों को कोई ज़्यादा, है ना, मेहनत ना करनी पड़े साधारण व्यक्तियों की तरह। उनके अनुसार ही उपकरण बनने चाहिए, ठीक है ना, जैसे उनको ठीक लगे। ऐसा ये उदाहरण दे सकते हो बोल बड़ा कि अंधे व्यक्तियों के लिए ऐसा कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। जो बेचारे सुन नहीं सकते उनके लिए तुम इशारों में बता सकते हो, जो बहरे हैं उनको इशारों में बता सकते हो ना, है ना, ये सब कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और पांचवा हम क्या कर सकते हैं भाई, पांचवा हम उनके पुराने तजुर्बे को ख्याल में रखें, पुराने तजुर्बे को। भाई देखो, सबसे ज़रूरी बात है विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए उनका जो पुराना तजुर्बा बड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी हम उसको अगले खेलों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनका जो पिछला तजुर्बा है उसको ध्यान में रखकर उनको अगले खेलों के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या पता उनको खेल पसंद हो जो तुम धक्के से खिला रहे हो उनको तो कुछ और पसंद हो, है ना। तो विशेष जरूरत वाले बच्चों का पिछला तजुर्बा देखना तुम्हें कि किस खेल में उन्होंने अच्छा करा था, किस में नहीं करा था, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या है। हाँ, बच्चे के रुचि के हिसाब से खेल होने चाहिए। अब छठा पॉइंट क्या है कि छठा पॉइंट हम उनकी सुविधा के लिए ये कर सकते हैं कि हम उनके अनुसार बच्चों के जो रुचि है जिस खेल में वो खेल खिला सकते हैं। धक्के से हम ये थोड़ी बोलेंगे भाई तुम रनिंग करो या फुटबॉल खेलो या बैडमिंटन खेलो। भाई उनको जो पसंद है क्रिकेट, हम उसको क्रिकेट ही खेलने के लिए प्रेरित करेंगे ना भाई, धक्के से थोड़ी खिलवाएंगे। तो बच्चे की जिसमें रुचि है वही खेल खिलाना है, उसी खेल के लिए हम उसे ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना उसको उसी खेल के लिए, ठीक है। ये सारे की सारी 6 के 6 पॉइंट हो गए जिसमें कि हम विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनको पांचों को 6 पॉइंटों को डिफाइन कर देना, थोड़ा थोड़ा यही लिख के आ जाना चाहिए, 6 के 6 लिख के आ जाना, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना। 6 नंबर कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, कहीं नहीं जाएंगे 6 नंबर, समझे, एक पेज भर जाएगा पूरा पूरा। ओके डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी।
आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और कुछ ना समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।